Hello and welcome back to Lavneesh Sarki class channel. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 24, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject Social Science History, and we will learn and understand and continue the chapter Mughal Empire in this worksheet. Do you know आज की इस वर्कशीट में हम किस मुगल एम्परर के बारे में जानेंगे? उसकी यहाँ पर एक पिक भी दे रखी है. जानते हैं हु इज ही इज अकबर. यह अकबर है. तो आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं अकबर सक्सीडेड द थ्रोन, यानी हुमायूं की डेथ के बाद अकबर उसके राज्य का उत्तराधिकारी बना. He was only 13 years old when he became emperor. और आप जानते हैं जब वो राजा बना तब वो केवल और केवल सिर्फ 13 साल का था. तो यानी हुमायूं की डेथ के बाद अकबर उसके राज्य का उत्तराधिकारी बना. और इसके साथ साथ बैरम खां वॉज हिज रेजेंट. बैरम खां जो एक व्यक्ति था वो उसका संरक्षक था. रेजेंट का मतलब उसको बचाने वाला, क्योंकि मतलब हर काम में उसकी मदद करने वाला. क्योंकि आप जानते हैं जब वो सम्राट बना था तो वो he was only 13 years old, who helped the young emperor expand and consolidate मुगल एम्पायर. और आप जानते हैं कि उन्होंने, जो बैरम खां था, उसने क्या किया, वो ना केवल उसका संरक्षक था बल्कि उसकी बहुत हेल्प की अपने अकबर के जो राज्य था उसको बढ़ाने में, एक्सपेंड करने में और बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में बैरम खां ने अकबर की बहुत हेल्प की थी. सो यहाँ पर एक बात और बताने वाली है कि जो अकबर था वो सभी मुग़ल एम्परर में बहुत फेमस था. जो उसकी पॉलिसीज़ थी, जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके लिए उसे याद किया जाता है. सो नाउ विल मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, अकबर्स मिलिट्री कैंपेन्स. तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अकबर के मिलिट्री कैंपेन्स कहाँ कहाँ हुए, कैसे कैसे हुए, कैसे उसने धीरे धीरे पूरे इंडिया को अपने उसके ऊपर कैप्चर कर लिया. 1556 to 1570 Akbar became independent of the regent Bairam Khan and other members of his domestic staff. तो देखिए अकबर ने 1556 से 1570 के बीच में सबसे पहले तो वो इंडिपेंडेंट हो गया, क्योंकि जब वो छोटा था तब बैरम खां उसके प्रोटेक्टर यानी संरक्षक थे, रेजेंट थे. लेकिन अब अकबर इंडिपेंडेंट हो गया था और बैरम खां और जो भी दूसरे अदर स्टाफ था उनसे अब वो इंडिपेंडेंट हो चुका था. Military campaigns were launched against the Suris and other Afghans against the neighboring kingdoms of Malwa and Gondwana, and to suppress the revolt of his half-brother Mirza Hakim and the Uzbeks. तो देखिए उसने बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स लॉन्च किए अगेंस्ट द सूरीज एंड अफगान्स और जो पड़ोसी राज्य थे जैसे मालवा, गोंडवाना और यहाँ तक कि अपना जो उसका सौतेला भाई था मिर्ज़ा हाकिम, उसके रिवोल्ट को उसने दबा दिया, उसके ऊपर उसको ख़त्म कर दिया. और उज़्बेक्स जो कि उनके शत्रु थे, प्रतिद्वंदी थे, उनको भी उन्होंने हरा दिया. इन 1568 the Sisodia's capital Chittor was seized, and in 1569 रणथंभोर. 1568 में जो सिसोदिया राजवंश था, डायनेस्टी थी, उसकी जो कैपिटल थी चित्तौड़, उस पर कब्जा कर लिया. और 1569 में रणथंभोर पर. 1570 to 1585 यानी 15 सालों के अंदर उन्होंने कौन से कैंपेन चलाए. मिलिट्री कैंपेन्स इन गुजरात वर फॉलोड by the campaigns in the east, in the बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा. यानी गुजरात के साथ साथ वेस्ट में तो गुजरात पर धीरे धीरे उन्होंने अपने मिलिट्री कैंपेन शुरू किए और फिर इसके बाद ईस्ट में भी वो गए जहाँ पर बिहार, बंगाल और उड़ीसा में भी उनके मिलिट्री कैंपेन्स चले और बहुत सारी जगहों को उन्होंने कैप्चर कर लिया. आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्ज़ा हाकिम काबुल वाज ऑल्सो एनेक्सेड इनटू हिज किंगडम. और मिर्ज़ा हाकिम की डेथ के बाद उसने उसका राज्य भी ले लिया. लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि किस तरह से ईस्ट के बाद फिर अकबर जो है 1585 to 1605 में एक्सपेंशन ऑफ अकबर्स एम्पायर यानी 1585 से 1605 तक
अकबर का जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे बढ़ने लग गया। कैंपेन्स वर लॉन्च्ड इन नॉर्थ वेस्ट ऑल्सो। नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या होता है? जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला हिस्सा है। कंधार वॉज सीज्ड फ्रॉम द सफाविद्स। सफाविद को हराकर कंधार भी शामिल कर लिया अपने साम्राज्य में, और कश्मीर वाज एनेक्टेड, और कश्मीर को भी अपने इस साम्राज्य में जोड़ लिया। फिर इसके बाद हम समझेंगे कि आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्ज़ा हाकिम, काबुल वाज आल्सो एनेक्टेड इनटू हिज किंगडम। जो मिर्ज़ा हाकिम था उसका सौतेला भाई, उसकी डेथ के बाद तो काबुल भी उन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया। कैंपेन्स इन द डेक्कन स्टार्टेड एंड बेरार, खानदेश एंड पार्ट्स ऑफ अहमदनगर वर एनेक्टेड। तो देखिए यहाँ तक कि साउथ इंडिया में भी उन्होंने अपने कैंपेन चलाए, और ये जो जगह अभी हमने समझी बेरार, खानदेश और अहमदनगर, वहाँ पर भी उन्होंने अपना कब्ज़ा कर लिया था। तो इस तरह से लगभग पूरे इंडिया में अकबर ने कैप्चर कर लिया था, उसका कब्ज़ा हो गया था, उसका साम्राज्य, उसका जो एम्पायर था वो लगभग पूरे इंडिया में एक्सपेंड हो चुका था। नाउ विल मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी, यानी अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, किस तरह से वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते थे। द अकबरनामा कंपोज्ड बाय अबुल फजल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर। तो देखिए अबुल फजल जो कि उसके कोर्ट में से एक बहुत ही उनके करीबी था, अबुल फजल, उन्होंने अकबरनामा लिखी थी, और उस अकबरनामा से हमें अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन का पता चलता है। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस कॉल्ड सूबास, गवर्नड बाय अ सूबेदार हु कैरिड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस। तो देखिए जो अकबर का पूरा एम्पायर था वो प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, जिसको सूबा कहते थे, और उसको कौन गवर्न करता था? सूबेदार, जो कि पॉलिटिकल और मिलिट्री दोनों तरीके के फंक्शंस वो करता था, दोनों तरीके के काम वो करता था। ईच प्रोविंस ऑल्सो हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान, और हर प्रोविंस में एक फाइनेंशियल ऑफिसर भी होता था जो कि दीवान कहलाता था। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर in his province, the Subedar was supported by other officers such as military paymaster Bakshi, the minister in charge of religious and charitable patronage Sadr, military commanders Faujdars and the town police commander Kotwal। तो देखिए क्या था कि इनके अलावा जो सूबेदार होता था उसकी हेल्प के लिए बहुत सारे दूसरे ऑफिसर्स भी होते थे, जैसे मिलिट्री पे मास्टर यानी बख्शी होता था, और रिलीजियस जो भी काम है, चैरिटेबल काम है, उनके लिए जो इंचार्ज होता था उसको सदर कहते थे, मिलिट्री कमांडर्स को फौजदार कहते थे, और जो पुलिस कमांडर होता था टाउन का, शहर का, उसको कोतवाल कहते थे। तो ये सब सारे के सारे हेल्पर्स थे किसके? सूबेदार्स के। तो इस तरह से अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से चलता था। नाउ विल मूव ऑन रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर। अकबर की रिलीजियस पॉलिसी क्या थी? अकबर फॉर्मुलेटेड द आइडिया ऑफ सुलह कुल और यूनिवर्सल पीस, यानी अकबर ने एक नई रिलीजियस पॉलिसी को बनाया जिसका नाम था सुलह कुल या यूनिवर्सल पीस। दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस डिड नो डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस इन हिज रिलम। तो इसका मतलब ये था कि जो इसको मानने वाले थे उनमें किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, उनके रिलीजन में किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। इंस्टेड इट फोकस्ड ऑन अ सिस्टम ऑफ एथिक्स, ऑनेस्टी, जस्टिस एंड पीस दैट वाज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। और जो इसकी धार्मिक नीति का एक सेंट्रल यानी केंद्र बिंदु था, जिसमें क्या केवल ईमानदारी को, न्याय को और शांति को ही फोकस किया जाता था और किसी बात को फोकस नहीं किया जाता था। सो नाउ विल मूव ऑन एक्टिविटी नंबर 1। कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट्स गिवन इन अकबरनामा एंड इट्स वॉल्यूम विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एंड टीचर्स। आपको अपने फैमिली मेम्बर और टीचर्स की सहायता से जो अकबरनामा है और उसके वॉल्यूम्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस को इकट्ठा करना है। तो ये है एक्टिविटी। तो चलिए एक बार देखते हैं ये वाली एक्टिविटी करनी कैसे है। तो आपको इस तरह से अकबरनामा के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, जिसको आपको अपनी इस वर्कशीट के साथ करके भेजना है।
Akbarnama is a famous book written in Persian by Mughal Emperor Akbar's court scholar Abul Fazl. तो देखिए अकबरनामा एक फेमस बुक थी जिसे पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया था, और इसे लिखा किसने था? जो उनके ही एक बहुत ही विद्वान जो दरबारी थे कोर्ट के, वो थे अबुल फजल, उन्होंने लिखा था। द लिटरल मीनिंग ऑफ अकबरनामा इज स्टोरी ऑफ अकबर। अकबरनामा का लिटरल मीनिंग होता है स्टोरी ऑफ अकबर, यानी अकबर की कहानी। दिस इज़ एन ऑथेंटिक हिस्ट्री बुक रिटन ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर, और ये एक बहुत ही ऑथेंटिक बुक मानी जाती है जो कि अकबर के समय में, अकबर के राज्य के समय में लिखी। Abul Fazl wrote the Akbarnama in 3 volumes from 1590 to 1596. अकबरनामा को 3 वॉल्यूम्स में लिखा गया। इट्स फर्स्ट एंड सेकेंड सेक्शन प्रिपेयर्ड इन 7 years, 7 साल लग गए उसके पहले और दूसरे सेक्शन को बनाने में। डिस्क्राइब्स द लिनेज ऑफ तैमूर्स, बाबर्स एम्पायर, हुमायूं एंड सूरी डायनेस्टी एंड अकबर्स एम्पायर। जो फर्स्ट और सेकेंड वॉल्यूम है उसके अंदर तैमूर की लाइनेज यानी उसके वंशज, और बाबर के एम्पायर, हुमायूं के एम्पायर और सूरी डायनेस्टी तथा अकबर के एम्पायर के बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। एट द सेम टाइम द थर्ड सेक्शन डिस्क्राइब्स हिंदू स्कॉलर्स यानी हिंदू विद्वानों के बारे में, टैक्स सिस्टम, ज्योग्राफी, एम्पायर एंड इंडियन आर्ट एंड कल्चर। यानी जो थर्ड सेक्शन है उसके अंदर हिंदू स्कॉलर यानी हिंदू विद्वानों के बारे में, टैक्स सिस्टम कैसा था, ज्योग्राफी कैसी थी, एम्पायर कैसा था, इंडियन आर्ट एंड कल्चर उस समय कैसा था, इन सब के बारे में बताया गया है। 65 मुगल पेंटिंग्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस वॉल्यूम, और इन तीनों वॉल्यूम्स में 65 मुगल पेंटिंग्स को भी इंक्लूड किया गया है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पर। लेट्स मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ अकबर रिलीजियस पॉलिसी। आपको क्या करना है, आपका आंसर यहीं पर ही लिखा हुआ है, आपको इसको पॉइंट वाइज लिखना है। कैसे कैसे पॉइंट लिखना है? जैसे अकबर फॉर्मुलेटेड द आइडिया ऑफ सुलह कुल एंड और यूनिवर्सल पीस, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस did not discriminate between people of different religions in his realm, यानी उसके इस धार्मिक नीति के अनुसार जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं उनके अंदर किसी तरह कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज इंस्टेड इट फोकस्ड ऑन अ सिस्टम ऑफ एथिक्स, ऑनेस्टी, जस्टिस एंड पीस दैट वाज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ये दिस इज़ द थर्ड पॉइंट। इस तरह से आपको पॉइंट में लिखना है, और आप चाहें तो केवल 2 पॉइंट्स ही लिख सकते हैं। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकबर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी अब आपको अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखना है। एंड दिस इज़ योर आंसर नंबर 2। यहाँ से आपको लिखना है, फर्स्ट पॉइंट इज दिस: The empire was divided into provinces called subas governed by a subedar who carried out both political and military functions. यहाँ तक first point. Second point is each province also had a financial officer or diwan. This is your second point. And the third point is for the maintenance of peace and order in his province, the subedar was supported by other officers such as paymaster or सद्र, मिलिट्री कमांडर फौजदार एंड द टाउन पुलिस कमांडर कोतवाल। आप चाहें तो इसमें केवल 2 पॉइंट्स ही लिखिएगा और आपका आंसर हो जाएगा। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू डिफीट कोरोना वायरस देन कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।